नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंपनी लॉ के प्रीवियस ईयर पेपर को, जो 2024-25 में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया था। और ये पेपर हल करने से आपको एक्चुअल में कैसे पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका आइडिया लग जाएगा। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले आपको ये बता दूँ कि यदि आप कंपनी लॉ और अन्य विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, कोर्सेज बने हुए हैं, जिसमें कंपनी लॉ के 4 वीडियो, कास्ट अकाउंटिंग के 3 वीडियो और बीआरएफ के भी कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। और इन तक पहुंचना कैसे है, तो सिंपली आपको मेरे चैनल पे जाना है। इसके लिए क्या तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे चैनल के नाम को टच कर दीजिए, या फिर यूट्यूब में @LearnWithRJ23 लिख कर सर्च कीजिए, मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे चैनल में जब नीचे आप जाएंगे तो आपको कई टैब देखने को मिलेंगे, वीडियो का, प्लेलिस्ट का, कोर्स का। तो कोर्स वाले पोर्शन में आपको चले जाना है और यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के सभी विषयों के अलग अलग कोर्स बना के मैंने रखे हुए हैं। इसमें आपको कंपनी लॉ, कास्ट अकाउंटिंग, बीआरएफ, इन तीनों का भी कोर्स मिल जाएगा। किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करके आप आसानी से सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो कंपनी लॉ के लिए 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस के वीडियो आपको अवेलेबल हैं। आप उसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। आइए इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि अंशधारक हैं, शेयर होल्डर्स आर ओनर यानी मालिक, क्रेडिटर यानी लेनदार, डेटर्स यानी देनदार, या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके मालिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओनर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व निगमन अनुबंध किसके द्वारा किया जाता है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर इंटर्ड इनटू बाई मेंबर यानी सदस्य, प्रमोटर यानी प्रवर्तक, डायरेक्टर यानी निदेशक, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, प्री इनकॉर्पोरेशन का अनुबंध जो है हमेशा प्रवर्तक के द्वारा किया जाता है, क्योंकि निदेशक की नियुक्ति तो कंपनी के बनने के बाद होती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद होती है। सदस्य भी कंपनी के तब बनते हैं जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, और वो भी इनकॉर्पोरेशन के बाद होता है। लेकिन प्रवर्तक वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए प्रयास करते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो निगमन के पहले यानी इनकॉर्पोरेशन के पहले जितना भी अनुबंध होता है प्रवर्तक करते हैं। अगला प्रश्न है, पार्षद सीमा नियम परिभाषित है किस धारा में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 256, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सब सेक्शन 2, या फिर सेक्शन 4A। यहाँ के लिखा है, ये 4A होगा क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संशोधित ज्ञापन को रजिस्ट्रार के पास इतने दिन के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए? द अल्टर्ड मेमोरेंडम मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, या 4 मंथ। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कई जगह पे आपको 3 महीने की अवधि भी देखने को मिल रही होगी, यदि आपने कहीं और इस क्वेश्चन को देखा होगा, लेकिन इसका सही जवाब ए होगा, 1 महीना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को यदि चेंज किया जाता है, इसमें चेंज करने की परमिशन केंद्रीय सरकार देती है, तो इस चेंज के अप्रूवल के 30 दिन के अंदर आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास संशोधित करके भेजना जरूरी होता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में यदि चेंज होता है और इसे आपको यदि लगाना है, इसे आपको दाखिल करना है, तो इसके लिए आपके पास 3 महीने का समय होता है। तो कई लोग एमओए और एओए में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे केवल कंपनी के परिसमापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है? दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, या अनकॉल्ड अप कैपिटल। आरक्षित पूंजी, मांगी गई पूंजी, जारी पूंजी, या न मांगी गई पूंजी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा आरक्षित पूंजी। अधिकृत पूंजी का एक हिस्सा आरक्षित किया जा सकता है जिसे केवल परिसमापन पर ही मांगा जा सकता है। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा जो हमने इशू किया है, उसमें से जितना पैसा हमने मांग लिया है वो कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। जितना पैसा हमने अभी नहीं मांगा है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल होगा। और कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल दोनों
मिलाकर बनता है इशूड कैपिटल। यानी मान लीजिए कंपनी ने 1000 रुपये के शेयर इशू किए। अब इसमें से कंपनी ने अभी आवेदन मांगा, अलॉटमेंट मांगा और दोनों मिला के 60% कंपनी ने मांगा, यानी 600 रुपये मांगे, तो ये होगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। और जो 400 रुपये अभी कंपनी के पास बचे हुए हैं जिसे कंपनी भविष्य में मांग सकती है, वो कहा जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। इसके बाद देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन डैश टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का क्या है? अपवाद, विस्तार, वैकल्पिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धारा के तहत एक निजी कंपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है? अंडर विच सेक्शन अ प्राइवेट कंपनी कैन बी वॉलंटरी कन्वर्टेड इनटू द पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सेक्शन 14(1) में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। अगला प्रश्न है, तालिका F के अनुसार बकाया राशि पर लिया जाने वाला ब्याज निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द टेबल F, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर चार्ज्ड शुड नॉट एक्सीड 5% पर एनम, 10% पर एनम, 8% पर एनम या 6% पर एनम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि कॉल इन एरियर होता है तो उस पर ब्याज यदि कंपनी चार्ज करती है तो मैक्सिमम 10% पर एनम के रेट से चार्ज कर सकती है। अगला प्रश्न है, यदि कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि के प्राप्त न होने पर प्रॉस्पेक्टस जारी करने की तिथि के 130 दिनों के भीतर आवेदन राशि वापस करने में विफल रहती है तो कौन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा? Who will be personally liable if the company failed to refund the application money within 130 days from the date of issue of prospectus in case the minimum subscription amount is not received? डायरेक्टर, निदेशक, मेंबर, सदस्य, कंपनी या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, जब भी कंपनी कोई नया शेयर जारी करती है तो उसके लिए उसे पहले प्रॉस्पेक्टस बनाना पड़ता है और शेयर जारी किया जाता है और उसके लिए एप्लीकेशन मनी मांगी जाती है, यानी आवेदन की राशि मांगी जाती है। अब यदि ये आवेदन की राशि निर्धारित समय में कलेक्ट नहीं हो पाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके पैसे को वापस करना होता है। इसके लिए 30 डेज का लिमिट है कि 30 डेज में ये पैसे वापस करने हैं। यदि 30 डेज से लेट होता है तो इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ता है, और यदि इसके बाद 130 दिनों तक पैसे वापस नहीं किए जाते हैं तो डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपनी निजी संपत्ति से पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शेयर कंपनी के कर्मचारियों को आमतौर पर रियायती मूल्य पर जारी किया जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ शेयर इशूड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस? बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, राइट इशू या प्रेफरेंस शेयर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्वेट इक्विटी शेयर एक ऐसी वैरायटी का शेयर होता है जो कर्मचारियों को आमतौर पर रियायती दरों पर यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ए, अ माइनर मेंबर एज अ पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द कंपनी। साझेदार के रूप में नाबालिग सदस्य कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। अ 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। एक व्यक्ति कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सदस्य के रूप में होता है। ये बात तो सही है। एक निजी लिमिटेड कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर। ये बात भी सही है। इफ़ अ कंपनी डज नॉट प्रिपेयर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट मे रेफर टू टेबल ए। यदि कोई कंपनी अपना पार्षद अंतर्नियम नहीं तैयार करती तो वो तालिका ए का संदर्भ ले सकती है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए और डी दोनों ही में कही गई स्टेटमेंट गलत है। एक तो ये तालिका ए पुराने अधिनियम में था, 2013 के अधिनियम में इसे टेबल एफ कर दिया गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट
नए लॉ के हिसाब से सही नहीं है, पुराने लॉ के हिसाब से ये सही है। दूसरी बात आती है, साझेदार के रूप में नाबालिग सदस्य कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। तो इस साझेदारी फर्म में तो नाबालिग को फर्म की पुस्तकों को देखने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन यहाँ कंपनी की पुस्तकों की बात हो रही है तो कंपनी में साझेदार होते ही नहीं है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या सोच के ये प्रश्न बनाया, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए कि साझेदार के रूप में नाबालिग सदस्य कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे तालिका पुरानी वाली छप गई है, नई वाली तालिका होती तो ये स्टेटमेंट 100% सही होता, लेकिन पुराने नियम के हिसाब से देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका सही होने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद देखिए, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के मामले में सदस्यों की देयता लागू की जा सकती है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कैन बी इन्फोर्स्ड एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी के समापन के समय, ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रार के आदेश पर, या ऑन द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के आदेश पे। तो देखिए, गारंटी के द्वारा जो कंपनी सीमित होती है उसके सदस्यों की देयता कंपनी के समापन के समय पर लागू की जा सकती है। ठीक है, वो गारंटी का यूज कंपनी जब समाप्त होती है तब होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई कंपनी संक्षिप्त विवरणिका से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 33 का उल्लंघन करती है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। इफ़ अ कंपनी वायलेट सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू द ब्रीफ प्रोस्पेक्टस देन इट विल बी पेनलाइज विथ। तो देखिए, ऐसे केस में 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी के मामले में पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर इतने व्यक्तियों के द्वारा किए जाने चाहिए। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी साइंड बाई डैश पर्सन्स, 7 to 200 या नन ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने जरूरी होते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे इसलिए 7 आदमी का साइन होना भी जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोनस अंश जारी करने का स्रोत नहीं हो सकता है। विच एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी किसके माध्यम से बोनस शेयर जारी नहीं किए जा सकते हैं। परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए पूंजीकरण भंडार, यानी कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, प्रीमियम अकाउंट यानी प्रीमियम खाता, कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट पूंजी शोधन रिजर्व खाता, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा बनाए गए पूंजीगत रिजर्व को बोनस अंश जारी करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। बाकी अंश प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन रिजर्व खाता, इन दोनों का यूज बोनस अंश जारी करने के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्निहित विषय वस्तु कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में निर्दिष्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंग सब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, यानी पूछ रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निम्न में से कौन सी बात नहीं रहती है। बोरोइंग पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी के उधार लेने की शक्तियाँ, ये तो रहता है। वोटिंग राइट ऑफ प्रॉक्सीज, यानी मतदान के अधिकार और प्रॉक्सी के बारे में ये भी होता है। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, यानी शेयरों के हस्तांतरण और संचरण, ये भी होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम और पता। तो देखिए, ये चीज़ जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं होती है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्षद सीमा नियम का खंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ क्लाज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पूंजी खंड यानी कैपिटल क्लाज, उद्देश्य खंड यानी ऑब्जेक्टिव क्लाज, निदेशक खंड यानी डायरेक्टर क्लाज, या नाम खंड यानी नेम क्लाज। तो देखिए, बाकी तीनों क्लाज होते हैं किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। डायरेक्टर क्लाज यानी निदेशक खंड नाम से कोई भी क्लाज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी के अनुसार न्यूनतम अभिदान कम से कम आवंटन के पहले जारी किए गए शेयर का होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी एट लिस्ट डैश ऑफ द शेयर इशूड बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी ये पूछ रहा है
कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अभिदान मिनिमम कितना होना चाहिए सेबी के अनुसार, तो ये 90% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जब भी शेयर जारी किए जाते हैं तो एप्लीकेशन मनी मंगाई जाती है, तो कम से कम 90% शेयर के लिए आवेदन आने चाहिए, उसी को कहते हैं न्यूनतम अभिदान। 90% से कम शेयर के लिए आवेदन आते हैं तो आवंटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी यदि उसके लेखों द्वारा ऐसा अधिकृत किया गया हो तो वरीयता अंश जारी कर सकती है, जिन्हें उन्हें जारी होने की तारीख से इतने दिनों की अवधि के अंतर्गत भुनाया जा सकता है। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या 25 वर्ष। A company limited by share may, if so authorized by its article, issued preferential shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding, यानी मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए प्रेफरेंशियल शेयर जो रिडीमेबल हैं जारी किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि जिस भी डेट को प्रेफरेंस शेयर जारी किया गया है उस डेट से 20 साल तक के लिए रिडीमेबल शेयर जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय क्या प्राप्त होने के बाद शुरू कर सकती है? A public company having a share capital can commence its business only after obtaining सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी निगमन का प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर द रिस्पेक्टिव बिजनेस संबंधित व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र, सेबी की अनुमति यानी परमिशन ऑफ सेबी, या फिर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की मंजूरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। संबंधित व्यवसाय को चालू करने का प्रमाण पत्र यहाँ होना चाहिए, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो यदि ये प्रमाण पत्र मिल जाता है उसके बाद ही कंपनी को व्यापार चालू करने का अधिकार मिलता है। केवल निगमन होने पर अधिकार पहले मिल जाता था 2013 के एक्ट में, लेकिन 2018 में इसे चेंज कर दिया गया। व्यवसाय चालू होने का प्रमाण पत्र मिलना जरूरी होता है। यदि ये उसी की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विच among the following is type of share issued to the existing shareholders to increase its subscribed share capital? निम्नलिखित में से कौन सा शेयर मौजूदा शेयर धारकों को उनकी सब्सक्राइब शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है? राइट शेयर या बोनस अंश, प्रेफरेंशियल शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश, या ESOP? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिकार अंश जारी करके अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC इज एन एग्जाम्पल ऑफ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग किसका उदाहरण है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी विभागीय उपक्रम, गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी, स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन यानी वैधानिक निगम, या पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ONGC एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी का मतलब क्या है कि जिसको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया हो और 51% यानी 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी सरकारी कंपनी होती है, और ONGC भी उसी का एक उदाहरण है। वैधानिक निगम यानी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होते हैं? जिनके लिए एक अलग लॉ बनाया जाता है और उस लॉ के अंतर्गत उनको जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो वो वैधानिक निगम होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कैन बी? निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम चुकता अंश पूंजी हो सकती है 10,000, 40,000, 1 लाख या शून्य? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत निजी कंपनी के मामले में मिनिमम पेड अप कैपिटल यानी न्यूनतम चुकता पूंजी की सीमा को हटा लिया गया है, इसे शून्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण जारी होने की तिथि से कितने दिनों के अंदर प्राप्त हो जाना चाहिए? विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड? 40, 30, 50 या 60? तो यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 30 डेज के अंतर्गत जो है आवेदन की राशि प्राप्त होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त होना चाहिए, जो कि 90% ऑफ टोटल इशू होना चाहिए। और यदि 30 डेज में ये प्राप्त नहीं होता है तो ये पैसा 30 दिनों के अंदर बिना ब्याज के और 130 दिनों के अंदर ब्याज सहित वापस करना है। अगला प्रश्न है, 20 जुलाई को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के
निगमन प्रमाण पत्र जारी किया गया, लेकिन इसकी तारीख 20 जुलाई की बजाय 2 जुलाई थी। कंपनी कानूनी तौर पर किस तारीख को अस्तित्व में आएगी? ऑन द 20th July, the registrar of companies issued a certificate of incorporation, but it was dated 2nd July instead of 20th July, on which date the company will legally come into the existence. तो यहाँ मामला ये है कि 20 जुलाई को सर्टिफिकेट जारी किया गया है रजिस्ट्रार द्वारा, लेकिन उस सर्टिफिकेट पर निगमन की तारीख 2 जुलाई लिखी गई है। तो अब कंपनी कब अस्तित्व में आई मानी जाएगी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 जुलाई की डेट क्योंकि निगमन प्रमाण पत्र पे लिखी हुई है, इसलिए कंपनी 2 जुलाई को ही माना जाएगा कि उसका निगमन हो गया था। भले सर्टिफिकेट बाद की किसी डेट में जारी किया गया हो, उससे मतलब नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर जो डेट लिखी रहेगी वही डेट को माना जाएगा कि कंपनी अस्तित्व में आ गई थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के 25 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि कंपनीज लॉ के 150 से ज़्यादा क्वेश्चन के MCQs के प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे हैं। कोर्स सेक्शन में जाके आप उन सारे वीडियोज को देखिए, उसके माध्यम से तैयारी भी अपनी करते रहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।